दोस्तों इंडियन स्टॉक मार्केट खास तौर पे निफ्टी 50 फ्राइडे के दिन करीब करीब 1.5% के आसपास की गिरावट से बंद हुआ। शाम होते होते यूएस स्टॉक मार्केट्स जैसे ही ओपन हुए 5 से 7% के आसपास की बड़ी गिरावट दर्ज की गई और ये गिरावट मेनली ट्रम्प टैरिफ वॉर्स की वजह से देखी गई है। एक समय ऐसा था जबकि हमारा निफ्टी 50 26,000 पॉइंट्स पे ट्रेड कर रहा था और हम बात कर रहे थे 30,000 के लेवल्स की, लेकिन देखते ही देखते हमारा निफ्टी 50 आ गया था 22,000 के लेवल्स पे। कुछ दिनों पहले एफआईआईज के वापसी के बाद मार्केट में थोड़े बहुत रिकवरी के संकेत मिल रहे थे, लेकिन ट्रम्प टैरिफ वॉर्स की वजह से मार्केट में फिर से एक बड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें किन तरह के स्टॉक्स पे फोकस करना चाहिए, बात करेंगे डिटेल में इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तो यहाँ पे आप ध्यान दें तो ट्रम्प साहब का जो लेटेस्ट स्टेटमेंट है वो क्या कहता है? वो कहता है कि केवल कमजोर ही असफल होंगे। केवल कमजोर, स्टॉक मार्केट में हो या कहीं भी हो, जो कमजोर होते हैं वो आंधियों में सबसे पहले गिर जाते हैं। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि हमारी पोर्टफोलियो में स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स होने चाहिए। अब स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स कैसे होते हैं आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बेसिकली वो कंपनियां जो कि वीक इकोनॉमिक सिचुएशन हो या कोविड जैसी सिचुएशन हो, उन सिचुएशंस में भी खड़ी रहती हैं, वैसी कंपनियां हमें लेके चलनी होगी खासतौर पे ऐसे सिचुएशन में। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम ग्लोबल मार्केट पे ध्यान दें तो आप ध्यान दीजिए, डो में करीब करीब 5.5% के आसपास गिरावट दर्ज की गई, वहीं पे नैस्डैक 7% के आसपास इसमें गिरावट दर्ज की गई और हैंगसेंग देखें तो यहाँ पे करीब 1.5% के आसपास गिरा। डैक्स यानी कि जर्मनी का मार्केट करीब करीब 5% के आसपास की गिरावट के साथ बंद हुआ। तो ऑल इन ऑल जो फॉरेन मार्केट्स हैं खासतौर पे जापान, इंडिया, जर्मनी, इन सभी स्टॉक मार्केट्स पर बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट देखा जा रहा है ट्रम्प के टैरिफ वॉर्स का। ठीक है, इन सभी के बीच ट्रम्प साहब हमारे पोस्ट पे पोस्ट करते जा रहे हैं, ओनली द वीक विल फेल। इसके साथ ही साथ इन्होंने पोस्ट किया कि बिग बिजनेसेस इज नॉट टू बी वरीड अबाउट द टैरिफ्स बिकॉज दे नो दैट दे आर हियर टू स्टे। जो बड़े बिजनेसेस होते हैं, बड़ी मछलियां होती हैं मार्केट में, वो ऐसे सिचुएशंस के लिए बनी होती हैं और ऐसे सिचुएशंस में वो अच्छी डील्स की संभावनाएं तलाश रही होती हैं। तो यहाँ पे ट्रम्प साहब ये कह रहे हैं कि हमें ये पता था कि ऐसी सिचुएशंस आएंगी, लेकिन ऐसी सिचुएशंस में बड़ी जो कंपनियां होती हैं वो सस्टेन करेंगी। ठीक है, सो यहाँ पे अगर हम देखें तो निफ्टी 50 हमारा 26,000 के पॉइंट से गिरता हुआ करीब करीब 22,000 के पॉइंट्स पे आया था। उसके बाद थोड़ी बहुत यहाँ पे रिकवरी देखने को मिली थी, लेकिन ये जो पॉइंट था 23,800 के लेवल्स का, यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस जोन मिल रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पे देखें तो आपको गिरावट देखने को मिल रही है। अब गिरावट जो है कई कारणों से देखने को मिलती है हमें मार्केट में। अब गिरावट होती है कि सडन कोविड जैसी सिचुएशन आ गई तो गिरावट हो सकती है, गिरावट होती है कि सडन वॉर हो गया कहीं पे तो गिरावट होती है। अब गिरावट कई कारणों से होती है, लेकिन टेक्निकल्स पे कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है और टेक्निकल से हम वो चीज़ें रीड कर सकते हैं। देखिए, अभी कुछ दिनों के पहले की बात है, कुछ महीनों पहले की बात है। इनफैक्ट हमारा जो निफ्टी 50 था वो 26,000 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा था, राइट? जैसे कि हमने डिस्कस किया, सब लोग बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक थे, सब लोगों को लग रहा था कि 30,000 के लेवल्स पे जल्दी ही जाएगा, लेकिन देखते ही देखते मार्केट 22,000 के लेवल्स पे आ गया। कुछ ने 22,000 के लेवल्स पे बोला कि छोड़ो, अब ट्रेड नहीं करेंगे, अब इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, लेकिन देखते ही देखते कुछ ही दिनों के अंदर एफआईआईज की वापसी के साथ मार्केट 23,000 के लेवल्स पे भी आ गया। हालांकि पिछले 1-2 दिनों में हमें इसमें ट्रम्प साहब के टैरिफ वॉर्स की वजह से गिरावट देखने को मिल रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये आता है कि क्या ये एंट्री का समय होता है? देखिए, ऑब्वियसली मार्केट में जब भी 14 से 15% के आसपास रिसेंट हाई से गिरावट आती है तो वो एक एंट्री का समय होता है। सो ऐसा हम क्यों कह रहे हैं कि स्मार्ट इन्वेस्टर्स के लिए खासतौर पे ऐसी पॉइंट एंट्री की पॉइंट होती है? तो बेसिकली इसके पीछे एक सिंपल सा रीजन है। जो क्वालिटी स्टॉक्स होते हैं उनमें मार्केट करेक्शन के साथ करेक्शन होती है और वो बेसिकली अपने रीसेंट हाई से एक तरह से सस्ते हो जाते हैं। उनमें वैल्यूएशन के हिसाब से मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमें मिल रही होती है और यही समय होता है ऐसी कंपनियों में एक्यूमुलेशन करने का, स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म रिटर्न्स के लिए। पर सवाल वही आता है कि कौन से स्टॉक्स लें, कब एंट्री करें, कब एग्जिट करें, क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए, रिस्क कम कैसे करें और प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज करें। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा यूनिवेस्ट, इंडिया का ट्रस्टेड स्टॉक रिकमेंडेशन ऐप। यहाँ मिलती है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट की एक्सपर्ट रिकमेंडेशंस फॉर इक्विटी, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस एंड
कमोडिटी। और इसके साथ ही साथ सिर्फ रिकमेंडेशन ही नहीं, यहाँ पर आपको रियल टाइम बाई सेल अलर्ट्स मिलते हैं आपके व्हाट्सएप, टेलीग्राम एंड यूनिवेस्ट ऐप पर। जहां तक बात आती है कि इनको ट्रस्ट कैसे करें, तो देखिए ऑलरेडी 40 लाख प्लस यूजर्स यूनिवेस्ट को ट्रस्ट कर रहे हैं और ये ईटी का नंबर 1 रिकमेंडेशंस अवार्ड भी जीत चुके हैं। इनके प्लेटफॉर्म पर प्लान सिर्फ 183 रुपीज पर मंथ से स्टार्ट होते हैं, जो कि मात्र 6 रुपए पर डे है। तो है ना ये फुल पैसा वसूल। और ऑन द टॉप ऑफ दिस आपके लिए एक सरप्राइज है, हमारे व्यूअर्स के लिए यहाँ पे एक स्पेशल ऑफर भी है। आप डिस्क्रिप्शन में या पिन्ड कमेंट में दिए गए लिंक से अगर यूनिवेस्ट को ज्वाइन करते हैं तो आपको 3 फ्री रिकमेंडेशन मिलने के साथ ही साथ अप टू 80% तक का डिस्काउंट मिलेगा सब्सक्रिप्शन पे। तो यूनिवेस्ट के लिंक्स और डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दी है, आप वहां से इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे निफ्टी 50 की बात कर रहे थे, राइट। हमने ये देखा था कि पिछले कुछ दिनों में यहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा था। अब सेलिंग प्रेशर क्यों देखने को मिल रहा था, इसके पीछे कई सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन टेक्निकल लेवल्स पे क्या हमें वो रीजंस दिख रहे हैं। तो टेक्निकली आप देखिए तो यहाँ पे एक तो RSI लेवल्स ओवरबॉट जोन में जा चुका था, दूसरा यहाँ पे इस पॉइंट पे यानी कि 22,800 पे, इनफैक्ट 23,800 है, वो 23,800 पे यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस मिलता हुआ दिखाई दे रहा था। तो हमेशा मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट में जो चल रहा है वो चीज़ें आपको चार्ट पे दिखती हैं। तो चार्ट पे आप बखूबी पढ़ सकते हैं कि वाकई में मार्केट में चल क्या रहा है। तो इकोनॉमी में चाहे कुछ भी चल रहा हो, चाहे वॉर्स की सिचुएशन बिल्डअप हो रही हो, चाहे कोविड की सिचुएशन हो, वो चीज़ें रिफ्लेक्ट होती है आपको कहीं ना कहीं से चार्ट पे भी। तो चार्ट हमें पढ़ना आना चाहिए और चार्ट के हिसाब से कहाँ पे प्राइसेस जा सकते हैं वो भी हमें समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे बेस्ड ऑन दिस हम ये देख रहे हैं कि 23,800 से थोड़ा सा यहाँ पे वापस गिरावट होने की संभावना हमें दिख रही थी, जो कि हमें ट्रम्प साहब ने ट्रम्प वॉर शुरू करके एकदम से परफेक्ट बना दिया इसको। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, फर्दर क्या हो सकता है, देखिए बॉटम कहाँ पे होगा ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन ये बिल्डअप हो सकती है कि अगले कुछ महीनों के लिए आपको मार्केट कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई दे। जो 26,000 के लेवल्स हैं वो आने वाले कुछ महीनों तक एटलीस्ट हमें ना देखने को मिले, और हो सकता है कि फर्दर यहाँ से आपको एक बड़ी गिरावट भी देखने को मिल जाए। इन दो ऑप्शंस में आपको मार्केट चलता हुआ दिखाई देगा। अब मार्केट को ड्राइव करने के पीछे बहुत सारे रीजन्स हैं, हम उन रीजन्स में फिलहाल नहीं जा रहे हैं, बट यहाँ पे जो भी हमें ऑन एट ए हाई लेवल देखने को मिल रहा है वो हम चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम इसको करें एक मंथ के कैंडल स्टिक चार्ट पे, यानी कि जो हमारा निफ्टी 50 है, एक मंथ के कैंडल स्टिक चार्ट पे आप देखिए, आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट जो कि हमने अभी डिस्कस किया 22,000 के आसपास का पॉइंट आपको एक अच्छा सपोर्ट दिखाया था, वहाँ से आपको रिवर्जन देखने को मिला। अब लॉन्ग टर्म में आप देखिए, लॉन्ग टर्म में कभी कभी ऐसा होता है कि आपका मार्केट जो है RSI के हिसाब से ओवरबॉट जोन में जाता है, और जब जब जाता है तब वहाँ पे करेक्शंस होती है। यहाँ पे छोटी बहुत करेक्शन हुई थी, यहाँ पे बड़ी करेक्शन हुई, यहाँ पे थोड़ी बहुत करेक्शन हुई, यहाँ पे आपको करेक्शन देखने को मिले। तो बेसिकली हमें लॉन्ग टर्म में RSI लेवल्स यहाँ पे इंडिकेट करते रहते हैं कि मार्केट में गिरावट आ सकती है। अब गिरावट का कोई भी बहाना हो सकता है, बहाना वो ट्रम्प टैरिफ का हो सकता है, बहाना वो कोविड का हो सकता है, बहाना वो रशिया यूक्रेन वॉर का भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये कि मार्केट में चीज़ें जो चल रही हैं वो हमें पता चलती रहती हैं टेक्निकल से। तो टेक्निकल्स हमें मिस नहीं करना चाहिए जब भी हम एनालिसिस कर रहे हों स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग के लिए। ठीक है, यहाँ पे अगर हम FIIs DIIs के डाटा देखें तो FIIs कुछ दिनों के लिए वापस आए थे बाइंग करने के लिए, फिर से यहाँ पे देखें तो आपको एक प्रॉफिट बुकिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और DIIs यहाँ पे बाइंग कर रहे थे। DIIs ने 4 अप्रैल 2025 को नेट सेलिंग की है। तो ओवरऑल देखें इस महीने में 13,000 करोड़ के आसपास की नेट सेलिंग हुई है FIIs के द्वारा, और 5,600 करोड़ रुपए के आसपास नेट बाइंग हुई है हमारे DIIs के द्वारा। ठीक है, अगर हम मंथली वाइज यहाँ पे डाटा देखें FIIs DIIs का, तो आप देखिए अगस्त 2024 में, अगस्त सितंबर का महीना वो था जहाँ से मार्केट में गिरावट की शुरुआत हुई थी, राइट। अब अगस्त में इन्होंने नेट सेलिंग की थी, उसके बाद जुलाई जून में देखें बाइंग की थी, मई अप्रैल 2024 में देखें तो नेट सेलिंग की थी, यहाँ पे सितंबर में नेट बाइंग की, लेकिन उसके बाद कंटिन्यूसली यहाँ पे हर महीने इन्होंने यहाँ पे आपको एक सेलिंग करते हुए दिखाई दी है। मार्च में थोड़ी बहुत नेट बाइंग हमें देखने को मिली थी। तो ऑल इन ऑल देखें तो FIIs मोस्टली ड्राइव करते हुए दिखाई देते हैं कि मार्केट किस दिशा की तरफ जाएगा। हालांकि FIIs एकमात्र ड्राइवर नहीं हैं, अब हमारे मार्केट में बहुत सारे DIIs भी अभी आ चुके हैं, और
कई हज़ार करोड़ मार्केट में मंथली जा रहा है थ्रू आवर मंथली SIPs, म्यूचुअल फंड्स में। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि हम भी कहीं ना कहीं से मार्केट को ओवरऑल ड्राइव कर रहे हैं, तो हमारी पार्टिसिपेशन भी मैटर करती है ओवरऑल स्टॉक मार्केट में। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगर हम ध्यान दें फंडामेंटल्स पर, निफ्टी 50 के फंडामेंटल्स पर, तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो 4 अप्रैल को 20.82 के आसपास था, 3 अप्रैल को ये 21.13 के आसपास पहुंच चुका था, जिसमें कि अब मार्केट में गिरावट के साथ ही साथ यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो में भी गिरावट हमें देखने को मिले। तो बेसिकली प्राइस टू अर्निंग रेशियो 20 के नीचे चल रहा होता है और 15 के नीचे जब चला जाता है मार्केट का, तो हम कहते हैं कि वो बेहतरीन इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी होती है, जो कि हमें 2008 की गिरावट में देखने को मिली थी, जब मार्केट का जो पी था वो 12-13 के आसपास पहुंच चुका था। अब जनरली आपको 20 से नीचे अगर मिल रहा है तो वहां पे हम कह सकते हैं कि एक अपॉर्चुनिटी होती है, तो इस बात पे हमें ध्यान बना के चलना है। ठीक है, जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था, हमने एक इंटरेस्टिंग यहाँ पे नोटिस किया था जो कि सिल्वर के प्राइसेस और गोल्ड के प्राइसेस में था। मार्केट में पिछले 3-4 दिनों से देखें तो सिल्वर के प्राइसेस में गिरावट देखने को मिल रही थी और गोल्ड के प्राइसेस में भी गिरावट देखने को मिल रही। तो मार्केट बेसिकली, मार्केट और गोल्ड का प्राइस ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मार्केट जब गिरावट हो रही थी तो सिल्वर के प्राइसेस या गोल्ड के प्राइसेस में अपवर्ड मूवमेंट हो रही होती है, और जब गोल्ड के प्राइसेस में गिरावट हो रही होती है तो मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा होता है, जहाँ पे बेसिकली लोग गोल्ड में क्या करते हैं, गोल्ड में हेजिंग, इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हेजिंग के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है कि मार्केट भी गिर रहा है और गोल्ड भी गिर रहा है, तो ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग एलिमेंट है जो कि आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स, जैसा कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कैसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हमें ऐसी सिचुएशंस पे खासतौर पे अपने लिए सर्च करने होंगे। तो यहाँ पे स्क्रीनर पे हम जाएंगे, स्क्रीनर पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस रहेंगे जहाँ पे हम फिल्टर करेंगे बेस्ड ऑन सर्टेन पैरामीटर्स। तो यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन बेसिकली हमें लेना है 5,000 करोड़ से ज़्यादा। अब यहाँ पे हम ट्रम्प साहब का जो स्टेटमेंट था, राइट, जो छोटी कंपनियां होंगी वो कहीं ना कहीं से ख़त्म हो जाएंगी, तो बड़ी कंपनियां हमें चाहिए। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से ज़्यादा हो, और रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 5 सालों का, रिटर्न ऑन इक्विटी, एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी 5 सालों का, इट शुड बी ग्रेटर देन 20%। एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एवरेज 5 सालों का, इट शुड बी ग्रेटर देन 20%। एंड सेल्स ग्रोथ जो है 5 सालों का, एटलीस्ट हम चाहते हैं कि 8% या उससे ज़्यादा हो। यहाँ पे इसके साथ ही साथ हम ऐसे चाहते हैं कि जो हमारी डेट टू इक्विटी हो कंपनियों की, वो 1 से कम हो, बेसिकली कंपनियों के पास डेट का प्रेशर ना हो, और इसके साथ ही साथ प्रॉफिट ग्रोथ जो है पिछले 5 सालों का, वो भी एटलीस्ट 8% या उससे ज़्यादा ग्रो हो रहा हो, और डिविडेंड यील्ड यहाँ पे हमारा जो है एटलीस्ट 0.1 से ज़्यादा हो। अब डिविडेंड यील्ड हम यहाँ पे 0.10 इसलिए ले रहे हैं कि हम ऐसी कंपनियाँ चाहते हैं जो कि डिविडेंड पास ऑन कर रही हो थोड़ा बहुत, ताकि हमें पता चले कि वो कंपनियां प्रॉफिट जनरेटिंग कंपनियां हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेरी को हम रन करते हैं तो हमारे पास करीब करीब 88 यहाँ पे कंपनियां आ रही हैं। इन 88 कंपनियों में से भी ऐसी कंपनियां बहुत सारी होंगी जो कि आगे 5-10 साल तक रिटर्न्स ना दें। इनमें कुछ कंपनियां ऐसी भी होंगी जो कि हो सकता है बंद हो जाएं। तो ज़रूरी नहीं कि जो हमने यहाँ पे क्वेरी क्रिएट की है, इस क्वेरी से जो भी ये कंपनियां निकल के आ रही हैं वो सभी की सभी फंडामेंटली साउंड कंपनियां हैं। यहाँ पे इस क्वेरी से हमें उन हज़ारों कंपनियों में से कुछ कंपनियां मिली हैं जिनमें कि हमें फर्दर रिसर्च करना होगा, ताकि स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव के दौरान हमारी पोर्टफोलियो इंटैक्ट रह सके। तो आई थिंक यहाँ पे आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और साथ ही साथ ये जानने को मिला होगा कि करंट स्टॉक मार्केट सिचुएशन क्या है। तो इस छोटी सी वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए, स्टॉक मार्केट के बारे में सीखते रहिए और लोगों को शेयर भी करते रहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए और यूनिवेस्ट की लिंक्स और डिटेल्स आप चेक करना ना भूलिएगा।